बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। न्यूमेरिकल एनालिसिस में आज हम गॉस जॉर्डन जो मेथड है उसकी कोडिंग करेंगे। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने उसकी थ्योरी और कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल की थी। तो आज हम उसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो कोडिंग में हम देखते हैं कि हमें किस तरह उसको फॉलो करना होगा। तो ये हमने उससे प्रीवियस लेक्चर में गाज़ एलिमिनेशन मेथड के लिए कोडिंग की थी। तो ये हमने इक्वेशन 3 ली थी जो आपको जो नज़र आ रही हैं स्क्रीन पे। इन 3 इक्वेशन के लिए हमने मतलब यहाँ वैल्यू पुट की है। इनको जर्नलाइज हम इस तरह कर सकते हैं कि हर एक जो प्रॉब्लम है वो इसमें पुट करते जाएंगे यहाँ पर, और उसका जो सोल्यूशन है उसके अगेंस्ट हमारा जो कोड है वो निकालता जाएगा। तो हमने गाज़ एलिमिनेशन मेथड विद बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है उसके लिए किया था। तो आज हम जो नया मेथड है जो गाज़ जॉर्डन जिसको हम पहले स्टडी कर चुके हैं उसके लिए हम इसकी कोडिंग करेंगे। तो मैं ये जो कोडिंग पहले की हुई है इसी को यूज़ करूँगा। तो पहली इक्वेशन हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 इज़ इक्वल टू 9 है। तो इसका मतलब है कि जो पहला हमारे पास वैल्यू आएगी वो 1 1 1 आएगी। तो मैं यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ हैं इनको इसी तरह ही लिखा रहने दूँगा। इसी के अंदर कोडिंग को हम थोड़ा सा अपग्रेड कर लेंगे जो कि हमने गाज़ एलिमिनेशन मेथड के लिए कोडिंग की थी। तो हमारे पास ये गॉस जॉर्डन की कोडिंग बन जाएगी, क्योंकि गाज़ एलिमिनेशन मेथड जो था उसमें हमने एक्लोन फॉर्म बनानी थी और गाज़ जॉर्डन मेथड के अंदर हमने रिड्यूस एक्लोन फॉर्म बनानी है। तो इसका मतलब है कि उसमें हमने क्या किया था कि जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री है वो उसको 1 किया था और उस 1 के नीचे वाले एलिमेंट को 0 किया था गाज़ एलिमिनेशन मेथड के अंदर। तो उसके बाद फिर विद बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने सोल्यूशन पे अप्रोच कर लिया था। तो अभी गाज़ जॉर्डन के अंदर हम क्या करेंगे, इसी के अंदर चेंजिंग इस तरह करेंगे कि हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी नॉन ज़ीरो एंट्री 1 उसके ऊपर जो एलिमेंट है उनको भी हमने ज़ीरो करना है। तो अभी ये वाली जो इक्वेशन सेट ऑफ इक्वेशन दी हुई हैं लीनियर इक्वेशन, इन्हीं को हम लेके चलेंगे। तो इसमें हमारे पास x1 के साथ भी 1 है, x2 के साथ भी 1 है, x3 के साथ भी 1 है। तो ये 1 1 और इक्वल टू 9। इसी तरह जो सेकंड इक्वेशन है वो हमारे पास है 3 -1 5 5, 3 -1 और इसको मैं 5 5 कर देता हूँ। और लास्ट इक्वेशन है 7 1 -2, 7 1 -2 और 18। तो बाद में हम ये वैल्यू चेंज कर लेंगे। तो इसका जो सोल्यूशन है वो भी हमें नाउन था कि इसका सोल्यूशन क्या आता है। तो मैं इसमें भी इसको रन करके सोल्यूशन देख लेते हैं। गाज़ एलिमिनेशन मेथड से हमने किया था ये। इसको हम रन करके देखते हैं। तो इसमें जो सोल्यूशन आ रहा था वो 1 6 और 2 आ रहा था। तो यहाँ पर मैं साथ सोल्यूशन भी लिख लेता हूँ। तो जो x1 है इसका हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 1 2, और इसी तरह जो x2 है उसका सोल्यूशन हमारे पास आ रहा है 6, और x3 का सोल्यूशन आ रहा है 1। तो ये जो तीनों वैल्यू थी वो हमने यहाँ पर कमेंट्स के अंदर ही लिख दी हैं। तो अब उसके बाद हम इसको चेंजिंग के साथ करते हैं कि हमारे पास गाज़ जॉर्डन के अंदर जब सोल्यूशन निकालते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ये ए मैट्रिक्स था ना, और एट द एंड हमारे पास जो ए मैट्रिक्स आएगा वो किस तरह का होगा ये आप देख सकते हैं कि ये उसमें एक्लोन फॉर्म जो है वो बन चुकी है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री 1 है, उसके नीचे 0, फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री 1 0 एंड फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री 1। तो अब हमने नेक्स्ट टास्क क्या करना है, ये जो यहाँ पर 1 आ रहा है इसके ऊपर वाले एलिमेंट भी हमने 0 करने हैं। तो जो भी नॉन ज़ीरो एंट्री आ रही है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये देखें हमने पहला एलिमेंट क्या किया था। सबसे पहले हमने K1 के अंदर ए ऑफ 1 1 को मूव किया। उसके बाद यहाँ पर हमने एक कंडीशनल स्टेटमेंट लगाई थी कि अगर ए ऑफ 1 1 जो है वो नॉट इक्वल टू 1 हो, अगर ये नॉट इक्वल टू 1 होगा तो फिर क्या करना है,
जो आपने K1 के अंदर वैल्यू मूव की थी उससे इसको डिवाइड कर देना है A1 पूरी रो को। आप एक एलिमेंट के साथ तो नहीं करते, इस वन का वन और उसके बाद ये कॉलम का मतलब होता है कि उस पूरी रो को एक्सेस करना। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास जो अगर वन नहीं है तो वो वन हो जाएगा आफ्टर डैट। तो ये तो पहला काम इसमें ऑलरेडी हो चुका है, यही हमने गॉस जॉर्डन के अंदर भी करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ पर एक और कंडीशन भी इसमें लग सकती है। अगर हमारे पास वैल्यू ज़ीरो आ जाए तो फिर हमने रॉ और कॉलम को आपस में स्वैप भी करवा सकते हैं। तो अभी हम कंसिडर ये कर रहे हैं कि हमने जो इक्वेशन है उनको इस तरह सेट करना है कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हमारे पास ज़ीरो ना हो, नॉन ज़ीरो ही आए। तो वन के अलावा कुछ भी हो सकता है बट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो अगर ज़ीरो आ जाएगा तो फिर यहाँ पर गड़बड़ होगी। तो इसलिए हम इसको कंसिडर यही कर रहे हैं। अगर मैं इसको ज़ीरो करता हूँ तो आप इसको रिज़ल्ट हम चेक कर सकते हैं। लाइक अगर ये ज़ीरो आ जाता है पहला, तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगा आप इसको देख सकते हैं, नॉट अ वैलिड नंबर। नॉट अ वैलिड नंबर क्यों आया, क्योंकि अगर ये ज़ीरो है तो ज़ीरो डिवाइड बाय ज़ीरो तो ये नॉट अ वैलिड नंबर ही बनेगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर वन आना चाहिए। अगर हम ये सेकंड जो है इसको ज़ीरो कर देते हैं तो फिर हम देखते हैं कि हमारे पास ये रिज़ल्ट क्या देता है। अब ये देखें ये वैल्यू चेंज होके आ गई, क्यों, क्योंकि इसका वन था तो बाकी ज़ीरो करते वक्त ये वैल्यू चेंज होके कोई ना कोई रिज़ल्ट दे देगी। इस वजह से हमारे पास इसका रिज़ल्ट जो है वो ठीक आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि हमने पहला जो वन था उसको चेक कर लिया, अगर वो वन नहीं है तो हमने उसको वन बना लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट K2 के अंदर A(2 1), A(2 1) में क्या पड़ा हुआ है यहाँ पर -1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सॉरी 3 पड़ा हुआ है। तो हमने क्या किया, इसको ज़ीरो बनाने के लिए ये वाला काम कर लिया। ये वन आ गया, इसके नीचे दोनों ज़ीरो कर दिए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ जो वैल्यू बन चुकी होगी इसको हमने क्या चेक किया, A(2 2), उसको K4 में मूव किया, उसको अगर वो वन नहीं है तो वन बना लिया। और आफ्टर डैट क्या करना है कि जो उसके नीचे वाली टर्म थी उसको ज़ीरो करना था, लाइक ये वाला वन जो इसकी जगह ज़ीरो करना था। अब इसी तरह ये वन ज़ीरो करने के लिए हमने क्या किया, इसमें 6 वैल्यू जो है उसको मूव करवाया A33 के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई थी। A33 में हमारे पास क्या पड़ा था, अगर इसको आप देखते हैं तो ये देखें A32 में हमारे पास क्या वैल्यू, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड और सेकंड कॉलम वन पड़ा हुआ था। वन को हमने एक वेरिएबल के अंदर मूव किया और उसके बाद उसको माइनस कर दिया। अब यहाँ पर हम उससे ऊपर वाले एलिमेंट को भी ले लेते हैं। तो उसके लिए हम K51 एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ ताकि इसमें आपस में वेरिएबल जो है वो मैच ना हो। तो आप इसको रॉ के अकॉर्डिंग भी इसको ले सकते हैं। तो ए हमने एक्सेस करना है ए ऑफ, अभी आप क्या ले रहे हैं, A(3 2), थर्ड रो और सेकंड कॉलम। तो अभी मैं यहाँ पर क्या लूँगा, ए ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसको मूव कराऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या करना है, इसी को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। अब मैंने जो थर्ड रो है उसके अंदर, अब देखें ये थर्ड रो थी, अब यहाँ मैं स्वैप करूँगा वन रो के अंदर। रो फर्स्ट में मैंने स्वैपिंग करवानी है, चेंजिंग लेके आनी है, और मल्टीप्लाई किसको करना है, मैंने K51 के साथ मल्टीप्लाई करना है A2 को और उसको माइनस कर देना है ताकि हमारे पास ऊपर भी ज़ीरो आ जाए। अब ये चलने के बाद आपका ये जो एलिमेंट यहाँ पर आ रहा था ये भी डेफिनेटली ज़ीरो हो जाएगा। तो अभी हम यहीं तक इसको रन करके देखते हैं कि ये हमें रिज़ल्ट क्या देगा। देखिए वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 162। और अब यहाँ पर मैं अगर ए को चेक करना चाहूँ कि ए मेरे पास क्या आ रहा है तो उसको भी हम देख सकते हैं। ये देखें आप, यहाँ पर वन आ रहा था नॉन ज़ीरो और ये वाली एंट्री ज़ीरो होगी। अब नेक्स्ट ये वन है तो अब इसके ऊपर वाले ये दो मुझे ज़ीरो करने हैं, तब मैं गॉस जो मेरे पास जॉर्डन मेथड है उस पर अप्रोच करूँगा। अब उसके बाद इसको वन करने के लिए ये A33 है, इस पे जो एलिमेंट पड़ा था उसको K6 में मूव किया। आफ्टर डैट ये चेंजिंग करने के बाद A33 पे जो वैल्यू पड़ी थी उसको K6 में मूव किया, या कंडीशनल स्टेटमेंट लगी, अगर ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो उसको, सॉरी वन के इक्वल नहीं है तो उसको वन बनाया जाए, डेट्स इट। अब उसके बाद आगे ये सोल्यूशन पे चले गए थे। लेकिन अब यहाँ पर हम चेंजिंग करेंगे कि अगर हमारे पास ये वन तो बन गया लेकिन उसके बाद इसको ऊपर वाली वैल्यू को ज़ीरो भी करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर
जो चेंजिंग लेके आएंगे, मैं इसी को जो ऊपर कॉपी किया था उसको मूव कर लेता हूँ। तो मैंने चेंजिंग इसमें लेके आनी है 1 से 3 तक, 1, और यहाँ पर भी मेरे पास 1 ही है। फर्स्ट रो पूरी के अंदर मैं अपडेशन करूँगा। किस तरह करूँगा कि यहाँ पहले मैं वैल्यू मूव करवाऊँगा। फर्स्ट के अंदर ये वैल्यू जो पड़ी हुई है, ये मेरे पास क्या है, इसको मैं नाम दे देता हूँ K7। K7 इज़ इक्वल टू ए ऑफ। अब ए ऑफ के अंदर मेरे पास क्या है, K7 मेरे पास एक नया वेरिएबल मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है। उस वेरिएबल के अंदर अब मैं वैल्यू जो है वो पास करूँगा, फिर उसको देखूँगा कि ये रिज़ल्ट क्या आएगा। अब K7 के अंदर मैंने ए ऑफ ये वाली वैल्यू जो है, क्योंकि मैं 1 के अंदर चेंजिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो वैल्यू पड़ी हुई है मेरे पास, इस वैल्यू को मैंने मूव करवाना है। तो ये वैल्यू मेरे पास फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है। तो ए ऑफ 1,3 ये वैल्यू मैं K7 में पास कर दूँगा। तो K7 में पास कर दिया। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, 1 पूरी के अंदर चेंजिंग करनी है, 1 में से माइनस करना है, और थ्री पे जो वैल्यू मेरे पास आ रही है, 3 पूरी के साथ, 3 ऑल जो रोज़ है उसको मल्टीप्लाई करूँगा विद K7। K7 से मल्टीप्लाई करूँगा और 1 के अंदर सब्ट्रैक्ट कर दूँगा, और इसके बाद मेरे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो यहाँ पर 0 आ चुका होगा, और उसी के अकॉर्डिंग ये वैल्यू भी चेंज हो चुकी है। अब इसको रन करके ज़रा देखते हैं कि ये 0 बना है कि नहीं बना। ये देखें, रिज़ल्ट स्टिल 162 है। अब मैं यहाँ पर ए को डिस्प्ले में लेके आता हूँ कि ए मेरे पास डिस्प्ले में क्या देगा। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पर 0 आ चुका है। तो ये हमारे पास, और पहला एलिमेंट जो है वो फाइंड भी हो गया है कि x1 इज़ इक्वल टू 2 आ गया है। तो अब नेक्स्ट मेरा टारगेट क्या है कि मैंने यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है इसको भी 0 बनाना है, ताकि जब मेरे पास ये 0 आ जाए तो फिर रिज़ल्ट जो है वो आपके पास उसका आ जाए, क्या कहते हैं, जॉर्डन का रिज़ल्ट आ जाए। अब मैं K8 जो है एक और वेरिएबल यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, और उसमें जो वैल्यू मैं ले रहा हूँ ए ऑफ ये वाली वैल्यू जिसमें मैंने अभी हाईलाइट किया हुआ है, और ये आप देखें तो सेकंड रो है और थर्ड कॉलम है। सेकंड रो थर्ड कॉलम। अब सेकंड और थर्ड कॉलम पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो K8 में मूव हो जाएगी, और उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, जो थर्ड मेरे पास रो है उसको मैं इस K8 से मल्टीप्लाई करूँगा और इसके अंदर सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। अब देखें, ये नेगेटिव वैल्यू जब मल्टीप्लाई होगी तो नेगेटिव आपके पास आंसर आएगा उसका, और जब आप उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो, मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मल्टीप्लाई सिंपल करने के बाद, तो वो डेफिनेटली वैल्यू उसकी ऐड कर देगा खुद से। तो अब चेंजिंग किस में लेके आनी है, ए ऑफ 2 ऑल के अंदर। तो यहाँ पर कंट्रोल वी, और यहाँ मैं कर देता हूँ ए ऑफ 2 जिसके अंदर मैं चेंजिंग लेके आना चाह रहा हूँ, और यहाँ पर भी 2 कर देते हैं हम, और यहाँ पर K8 हम ले आते हैं, और उसके बाद फिर किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 के साथ। और ये जब हमारे पास स्टेटमेंट रन होगी तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो रिड्यूस एक्लोन फॉर्म बन चुकी होगी, और रिज़ल्ट भी जनरेट हो जाएगा। तो इसको मैं अगर रन करता हूँ तो मेरे पास ये देखें, सोल्यूशन सिरिल 162 है, और यहाँ से मैं ए इसको चेक कर सकता हूँ कि ये मेरे पास क्या आया है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये देखें 100,010,001। तो ये मेरे पास ए मैट्रिक्स जो है वो रिड्यूस एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये कोडिंग बेटा इतनी मुश्किल नहीं है, अगर आप करना चाहें तो बहुत इजी कोडिंग है। जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपने काम क्या करना है, और किस अरे की एक्सेसिंग जो है वो आपको आनी चाहिए, किस अरे पे आप हैं, अरे के किस एलिमेंट पे हैं, और किस पूरे एलिमेंट को आप एक्सेस करना चाह रहे हैं, किस एक सिंगल एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो ये अगर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तो डेफिनेटली आप इसका जो रिज़ल्ट है वो इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं जो एग्जांपल्स हमने उधर ली थी, हम उसी की वैल्यू को यहाँ पर ले आएँ और उसको भी हम देख लें कि हमारे पास वो वैल्यू क्या थी, तो उससे भी हमें काफ़ी अफाका होगा। तो मैंने जो एग्जांपल्स आपको करवाई थी इसमें उसको हम देख लेते हैं कि वो हमारे पास क्या थी। तो जैसे ये एग्जांपल थी, अब ये फोर्थ वाला है, तो अभी हमने जो डिज़ाइन किया है कोड वो थर्ड के लिए है।
तो इसी तरह आप फोर्थ के लिए भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो थर्ड के लिए हमारे पास वो कंप्लीट डिज़ाइन हो चुका है, तो हम उसी को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें ख़्याल ये रखना है कि आपके पास जो भी मैट्रिक्स आप उसमें पुट करें, लाइक अब ये वाला मैट्रिक्स है तो इसको मैं अगर वैल्यू पुट करता हूँ तो पहली एलिमेंट जो है, पहली रो जो है वो मैं ये वाली रखूँगा। तो पहली रो मेरे पास क्या है, 2 6 -2 3, 2 6 -2 3। तो इसको मैं वैल्यू पुट करूँगा 2 6 -2 3, 2 6 -2 3। 2 6 -2 3, आई गेस यही था। इसको दोबारा वेरीफाई कर लेते हैं कि यही है, ये कुछ और है। 2 6 -2 3, यस यही है। उसके बाद दूसरी रो मैं ये वाली रख लेता हूँ। तो इसमें x 0 है तो 0 4 1 2, 0 4 1 2, 0 4 1 2, 0 4 1 2। अब हम थर्ड इक्वेशन की तरफ आ जाते हैं कि थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या थी। तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास है 4 8 -5 4, 4 8 -5 4, 4 8 -5 4, 4 8 -5 4। तो इसको मैं कर देता हूँ कमेंट में ताकि ये रन ना हो और दूसरे वाले को हम रन करके उसका रिज़ल्ट देख लें। तो पहले हम सोल्यूशन में भी देख लेते हैं कि उसका सोल्यूशन हमारे पास क्या आता है। इस सिस्टम का जो सोल्यूशन आ रहा है उसको भी हम देख लेते हैं कि एक्स वाई जी की वैल्यू क्या आती थी। ये देखें, ये थोड़ा सा हमारे पास सोल्यूशन इसका ट्रिवियल सोल्यूशन आता है, मतलब इसमें आर्बिट्रेरी वैल्यू के साथ आता है। आप देखते हैं कि हमारा जो मैटलैब कोड है वो इस पर क्या कहता है। तो इसको हम रन करते हैं। ये देखें, नॉट अ वैलिड नंबर पे चला गया। क्यों? क्योंकि लास्ट पे इसमें ज़ीरो आ गया था। तो लास्ट पे जब ज़ीरो आएगा तो फिर हमारे पास सोल्यूशन जो है वो नॉट अ वैलिड की तरफ निकल जाएगा। अच्छा, ये जो एंड वाली चेंजिंग है ये मैंने नहीं करके दिखाई है आपको। तो इसमें आपको जस्ट ये करना है कि 1 4 पे जो वैल्यू पड़ी है वो x1 होगी। तो आप इसको यहाँ पर 1 4, क्योंकि लास्ट वाला एलिमेंट बनता है ना, तो इसको हम डिलीट कर देंगे। तो ये भी आपके पास ये ना भी रन हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेफिनेटली वो सारे ज़ीरो हो चुके हैं। और 2 4 पे जो वैल्यू पड़ी है वो x2 है और 3 4 पे पड़ी वो x3 है। तो यहाँ पर ये नॉट अ वैलिड की तरफ चला गया, क्योंकि हमारे पास सोल्यूशन जो है वो ट्रिवियल नहीं है। तो अगर हम इसको यहाँ पे चेक कर लें, ये देखें नॉट अ वैलिड में हमारे पास ये पुट होगा, क्योंकि ज़ीरो से जब डिवाइड होगा तो नॉट अ वैलिड में ही जाना चाहिए इसे। तो अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखना चाहते हैं कि किस स्टेज पे जाके ये काम हुआ, तो हम मैटलैब के अंदर हम ये काम भी कर सकते हैं। लाइक मैं अगर देखें, जैसे ही पहला एलिमेंट ए जो है वो डिस्प्ले हुआ, तो ए हमारे पास डिस्प्ले में हम यहाँ पर ले लेते हैं। लाइक मैं यहाँ पर ए को डिस्प्ले में लेता हूँ कि पहले मेरे पास ए क्या है। ये पहले ए डिस्प्ले में आ गया। उसके बाद उसने चेक किया कि फ़र्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री 1 है या नहीं है। तो अगर नहीं है तो उसको भी इसने डिस्प्ले में लेके आया। तो ये हमारे पास ये अगर हम इस एंड ब्रैकेट के अंदर लिख दें तो बेस्ट है, क्योंकि अगर ये होगा तभी डिस्प्ले होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ तक इसको चलाते हैं कि यहाँ तक ए को डिस्प्ले में दे दें। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में अगेन अगर तो पहली नॉन ज़ीरो एंट्री 1 नहीं है तो उसको 1 बनाया जाए। उसके बाद फिर आप यहाँ पर आ जाएं। इसके बाद एक और डिस्प्ले ले लें, और अगर थर्ड जो हमारे पास एंट्री है वो भी अगर 1 नहीं है तो उसको 1 बनाया जाए, और फिर एट द एंड उसका डिस्प्ले आ जाए। तो ये अब मेरा ख्याल है कि ऑल द स्टेप जो हैं वो यहाँ पर आ जाने चाहिए। तो अगर हम इसको शुरू से चेक करते हैं, देखें ये पहला हमारे पास मैट्रिक्स था 2 6 -2 3, और फर्स्ट ऑपरेशन ये वाला 1 बनाना था, तो ये डेफिनेटली 1 बन चुका है अगर आप देख सकते हैं तो। उसके बाद नेक्स्ट में ये दोनों ज़ीरो होने चाहिए, नेक्स्ट में ये ज़ीरो हो चुके हैं। इससे नेक्स्ट में अगर जाते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ये वाला 1 बनना चाहिए। देखें आपको नज़र आना चाहिए 1 बन चुका है। ठीक है, उससे नेक्स्ट स्टेप में इसको ज़ीरो किया और इसको भी ज़ीरो किया।
और ये दोनों ज़ीरो हो चुके हैं। लेकिन जैसे ही ये दोनों ज़ीरो किए तो ये वैल्यू ज़ीरो होगी। अब यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये हमारे पास पूरी रो जो है वो ज़ीरो होगी। और जैसे अब ज़ीरो होगी डेफिनेटली जब इसको डिवाइड किया जाएगा तो हमारे पास ये नॉट अ वैलिड नंबर पे कन्वर्ट हो जाएगा। देखें, नॉट अ वैलिड नंबर, क्योंकि हमने ज़ीरो चेक करना था। नॉन ज़ीरो अगर है तो मतलब वन नहीं है तो उसको डिवाइड कर दे, तो जैसे वो डिवाइड करेगा नॉट अ वैलिड नंबर पे चला जाएगा। और नॉट अ वैलिड नंबर बाकी जो मैट्रिक्स पे अप्लाई होगा तो डेफिनेटली पूरे का पूरा मैट्रिक्स जो है वो नॉट अ वैलिड पे चला जाएगा और आपके पास आंसर भी नॉट अ वैलिड नंबर ही आएगा। तो होप यू अंडरस्टैंड डैट कि इसमें हमारे पास ये वर्किंग किस तरह हो रही है मैटलैब के अंदर। तो अगर मैं इसमें अब मैट्रिक्स जो है वो कोई और लेता हूँ जिसका सोल्यूशन हमने वहाँ पर फाइंड किया होगा, लाइक जो फर्स्ट एग्जांपल हमने की थी उसका सोल्यूशन हमने निकाला था, तो हम उस फर्स्ट एग्जांपल्स की जो वैल्यूज़ है उसको लेके आते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कि उसका सोल्यूशन वही निकल रहा है जो हमारा था। तो पहली एग्जांपल क्या थी, 1115, तीनों वन थे और उसके बाद 5 था, तीनों वन और 5। तो यहाँ पर हम मैट्रिक्स अगेन एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ इंटर करता हूँ, ए इज़ इक्वल टू एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, 115 था, 1115। तो ये पहली एंट्री हमने कर ली। सेकंड रो आप देखते हैं कि सेकंड रो हमारे पास क्या थी। सेकंड रो था 2358, 2358, 2358, 2358। उसके बाद लास्ट रो हमारे पास क्या थी, लास्ट रो है इसमें y0 है 4052, 4052, 4052। तो ये हमने एंट्री कर दी हैं तीनों की और यहाँ पर अब हम इसको कर देते हैं कमेंट में ताकि ये जो स्टेटमेंट है ये रन ना हो। तो मैटलैब में कमेंट के लिए हम इसके परसेंटेज साइन अगर स्टार्ट में डाल देते हैं तो वो कमेंट हो जाएगा। सेक्शन ब्लॉक करना हो तो आप इसको डबल क्लिक कर सकते हैं तो सेक्शन ब्लॉक हो जाएगा। ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। लाइक मैं यहाँ पर अगर सेक्शन ब्रेक करना चाह रहा हूँ तो ये देखें ये सेक्शन ब्रेक हो गया, तो ये डिफरेंट कलर और ये डिफरेंट कलर दो कलर में आ गया। तो ये मैटलैब में आप इस तरह करके डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अपने कोड को कि आपका जो कोड है ये ब्लॉक क्या परफॉर्म कर रहा है, उससे नेक्स्ट क्या परफॉर्म कर रहा है। तो अब हम पहले देख लेते हैं कि जो हमने वहाँ पर सोल्यूशन फाइंड किया था वो क्या सोल्यूशन आता है, उसके बाद फिर इसको रन करके वन बाय वन इसको चेक कर लेंगे। तो हमारे पास आंसर जो आ रहा था 3 4 -2 -2 4 3 वहाँ पर डिस्प्ले में आएगा क्योंकि हम पहले लास्ट वाली वैल्यू को ले रहे हैं। तो 3 4 -2 डेफिनेटली आंसर है इसका। तो अब मैं इस कोड को रन करता हूँ और फिर इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं 3 4 -2 इसका आंसर आ गया है। आंसर तो डेफिनेटली ठीक आ गया, लेकिन आप इसको स्टेप बाय स्टेप अगर आप चेक करना चाहें तो मैं इसमें ओपन कर चुका था। तो आप देखें पहली नॉन ज़ीरो एंट्री वन है तो डेफिनेटली ये वन ही रहेगा, अगर नहीं होता तो इसको कन्वर्ट कर देता। उसके बाद नेक्स्ट उसने क्या करना था कि इसके नीचे जो दोनों थे ज़ीरो करने थे। ये देखें नेक्स्ट इसके नीचे दोनों ज़ीरो, दो ऑपरेशन इस पर अब परफॉर्म हुए हैं। उसके बाद अब ये वन था तो ये डेफिनेटली वन है तो उसी पे रहेगा, अगर ये वन ना होता इसको कन्वर्ट किया जाना था। तो अब यहाँ पर ये ऊपर नीचे दोनों ज़ीरो कर दिए, दो रो ऑपरेशन ये लगे, ये ज़ीरो हो गया। नेक्स्ट स्टेप में अब इसको वन करेगा तो एक स्टेप यहाँ पर डिस्प्ले में आपको शो होगा, ये आप देख सकते हैं कि ये वन हुआ है। उससे नेक्स्ट में फिर इन दोनों को ज़ीरो कर दिया जाएगा तो ये हमारे पास रिड्यूस एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है आपका मैट्रिक्स, जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। और यहाँ से अगर आप देखें तो ये एक्स की वैल्यू है हमारे पास, तो ये मैंने x3 x2 उसमें रखा हुआ था तो डेफिनेटली वही इसमें डिस्प्ले में आएगा। आप उसको एक्स वाई जी भी कह सकते हैं, जैसे कि आपने एक्स वाई जी की फॉर्म में उसको आंसर लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसमें जो पहली नॉन ज़ीरो एंट्री है उसको वन की बजाय कुछ और कर देता हूँ, लाइक 11 कर देता हूँ, अब क्या आएगा। अब देखें ये फ्रैक्शन में आपका आंसर आ गया। अब फ्रैक्शन में आपके पास आंसर निकल आया। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें भी ये देखें ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री वन नहीं थी, तो हमारा जो कोड था उसने क्या किया है कि पहला काम तो ये किया है कि इसको नॉन ज़ीरो एंट्री को वन बनाया है।
तो इसको 1 बनाने के लिए उसने क्या किया, इस पूरी को 11 से डिवाइड कर दिया। ये जो बाकी फ्रैक्शन साथ अटैच हुए हैं वो असल में ये वैल्यू एज इट इज़ ही हैं, 2.00, 4.00, 3.00, 5.00, ये एज इट इज़ ही वैल्यू हैं। लेकिन उसके साथ ज़ीरो क्यों लगा दिया, ताकि क्योंकि ये भी हमारे पास अब फ्रैक्शन में चली गई है ना, तो इसलिए फिर उसने पूरे के पूरे को मैट लैब के अंदर अगर एक आंसर जो है वो फ्रैक्शन में जाएगा तो उसके साथ जो लिंक्ड आंसर वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी ही फ्रैक्शन में आपको बताएगा, ताकि एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में आपको वैल्यूज हैं वो नज़र आएँ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था कि जो पहली नॉन ज़ीरो एंट्री 1 है उसके नीचे सारे ज़ीरो बनाने हैं। तो ये देखिए नीचे ज़ीरो बनाया, उसके साथ साथ ये मैट्रिक्स भी आपको चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये रॉ ऑपरेशन जो हैं वो एक्चुअली अप्लाई हो रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना था कि ये वैल्यू नॉन ज़ीरो इसको 1 बनाना था। ये देखें ये एग्जैक्टली 1 बना दिया है डिवाइड करने के बाद। फिर अब ये ऊपर नीचे दोनों ज़ीरो, उससे नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों ज़ीरो होंगे, ये देखें ज़ीरो हो गए। उसके बाद फिर ये वाला भी आपके पास 1 नहीं है तो इसको 1 बनाया गया पहले। उसके बाद फिर उसके ऊपर वाले दोनों ज़ीरो बनाएंगे और ये हमारे पास सोल्यूशन जनरेट हो गया। तो ये हमारे पास गॉस जॉर्डन मेथड की कोडिंग है। तो आप इसमें वैल्यू जो है वो वेरीफाई अगर करना चाहें तो आप उस वैल्यू को वेरीफाई भी करवा सकते हैं कि उसमें पुट करके देख लें कि आपका आंसर जो है वो एक्यूरेट आ रहा है नहीं आ रहा। तो इक्वेशन जो है वो हम इक्वेशन बना के भी इसको लिख सकते हैं। लाइक अगर ये वाला आपके पास वैल्यू थी तो मेरे पास मैं यहाँ इसको इक्वेशन की फॉर्म भी दे सकता हूँ। तो अगर मैं इसको E1 का नाम दे दूँ, लाइक E1 इज़ इक्वल टू, तो ये मेरे पास 11 आ रहा था तो यहाँ वैल्यू डेफिनेटली 11 है। तो मैं इसको जर्नलाइज अगर लिखना चाहूँ तो जर्नलाइज फॉर्म के अंदर मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ ताकि सबके लिए फिर हम उसको चेक कर सकें। तो यहाँ पर मैं वैल्यू लिखता हूँ E1 फर्स्ट इक्वेशन, E1 इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर जो पहली वैल्यू है वो मेरे पास है x1, इसमें मैं x1 ले रहा हूँ ना फर्स्ट वैल्यू को। अब एक्स वाई जी भी कह सकते हैं लेकिन यहाँ जस्ट हम x1 ले रहे हैं। तो पहली वैल्यू जो इस मैट्रिक्स के अंदर आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है, ए ऑफ 1,1 इंटू x1। अब इसमें जो x1 की वैल्यू है वो हमने इस इक्वेशन को लिखना है और उसके बाद जहाँ पर हमने ये मैट्रिक्स लिखा था उस मैट्रिक्स के अंदर ये वैल्यू डाल देनी है एट द एंड। तो E1 E2 हमारे पास ज़ीरो होने चाहिए सारे। तो अगर ये ज़ीरो है तो डेफिनेटली सोल्यूशन है। इसको मैं A1 नाम दे देता हूँ और यहाँ पर A इज़ इक्वल टू A1 हम कर देंगे ताकि आगे हमारे पास मैट्रिक्स E वाला यूज़ हो जाए। अब ये रिप्लेस होके वापस वही आ जाएगा लेकिन यहाँ हम A1 ले लेंगे। तब A1 मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू जो पड़ी है वो ओरिजिनली वो रहेगी पहली बात, क्योंकि ओरिजिनल में हमारे पास इक्वेशन पुट करनी है ना। उससे नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, प्लस A1 ऑफ, अब फर्स्ट रो आई है और ये सेकंड वैल्यू आ जाएगी और इसके साथ मल्टीप्लाई आपने किसको करना है, x2 को, प्लस उसके बाद फिर अगेन A1 ऑफ, अब अगेन फर्स्ट रो आई है लेकिन थर्ड कॉलम है और इसको मल्टीप्लाई करना है थर्ड के साथ, x3 के साथ, और इसका जो माइनस आंसर आ जाएगा उसको आपने माइनस कर देना है A1 ऑफ 1,4 के साथ। तो ये हमारे पास वैल्यू ज़ीरो रिटर्न करेगा। अगर ये ज़ीरो वैल्यू रिटर्न करता है तो हमारा आंसर जो है वो एग्जैक्ट है, अदरवाइज़ हमारा आंसर के अंदर कोई फॉल्ट आ गया है। तो ये इक्वेशन हमारे पास एक बन गई। इसी तरह हम दूसरी इक्वेशन भी बना सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, Ctrl+C एंड Ctrl+V, और इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम देता हूँ। तो डेफिनेटली जब 2 दूंगा तो मेरे पास यहाँ पर सेकंड आ जाएगा, यहाँ पर भी सेकंड, यहाँ पर भी सेकंड, यहाँ पर भी सेकंड, और इस तरह जब मेरे पास थर्ड आएगी तो ये मैं इसको E3 नाम दे दूँगा, विच इज़ इक्वेशन 3, और यहाँ पर 3 आएगा, इधर भी 3 आएगा क्योंकि मैं थर्ड जो वैल्यू उनको एक्सेस कर रहा हूँ।
और लास्ट पे भी मेरे पास 3 4 हो जाएगा। तो ये मेरे पास 3 इक्वेशन आ गई। अब मैं इन तीनों इक्वेशन को एट द एंड पुट कर दूंगा, कंट्रोल एक्स, इसको मैं एंड पे ले जाता हूँ। तो जहाँ मैंने ये सोल्यूशन फाइंड आउट किए हुए हैं, इन सोल्यूशन के बाद इसको प्लेस कर दूंगा। तो अब जैसे ये रन होगा तो यहाँ E1 E2 E3 उनके आंसर 0 जनरेट हो जाएंगे, तो डेफिनेटली आंसर ठीक होना चाहिए। तो ये देखें, ये ज़ीरो आ गया, इसका मतलब है कि ये ज़ीरो एरर है। अब ये e⁻⁻15 है, इसका मतलब है कि ये अप्रॉक्सीमेटेड है, तो यहाँ पर आंसर इसका जो है वो एरर, ये एक्चुअली E1 E2 जो है ये एरर्स निकल रहे हैं। यहाँ तो ज़ीरो एरर है, मतलब आपके पास एग्जैक्ट रूट हो गया, ये भी एग्जैक्ट है। इसमें जो एरर है वो नेगेटिव में है, और नेगेटिव में भी 10⁻⁻15 तक गया है, क्योंकि मैंने, आपको याद होगा, यहाँ वैल्यू मैंने चेंज की थी, इसको मैंने 11 किया था। अगर मैं इसको 1 करता हूँ तो डेफिनेटली ये एग्जैक्ट की तरफ ही जाएगा। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, अब ये तीनों ज़ीरो हो गए क्योंकि एग्जैक्ट के ऊपर आ गया। उसमें क्या था, उसमें मैंने अप्रॉक्सीमेटेड की तरफ ले गया था, और जब अप्रॉक्सीमेटेड की तरफ आएंगे तो एरर मिनिमाइजेशन जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। तो अगर आपके पास अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है तो वो डेफिनेटली कभी भी ज़ीरो पे एग्जैक्ट तो अप्रोच करेगा ही नहीं, तो वो हमारे पास किसी न किसी पॉइंट के अंदर ही वैल्यू देता रहेगा। अब इसी तरह ये जो हमने जितनी भी इक्वेशन लिखी उन सब के हम सोल्यूशन जो है उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। इनको भी हम नाम A1 दे देते हैं। अब मैं किसी और को कमेंट में कर देता हूँ, लाइक ये पहले वाला जो था इसको मैं ओपन कर देता हूँ। अब इसको रन करूँगा, उसका सोल्यूशन आ जाएगा, और देखें उसका भी एरर 0 0 आ गया, और 162। और अगर मैं यहाँ पर वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन में करता हूँ तो मे बी इसका आंसर जो है वो हमारे पास चेंज आ जाए। अब देखें, इसमें भी ये आंसर जो है वो चेंज आ गया। अब मैं किसी और को भी फ्रैक्शन करता हूँ ताकि आंसर जो है वो हम ज़रा थोड़ा सा रैंडम की तरफ जा सकें, इफ़ पॉसिबल हो। तो ये देखें, अब ये वैल्यू कुछ चेंज और हो रही हैं। इसको लाइक मैं 17 कर दूँ। अब देखें, पहला जो है वो एग्जैक्ट हो गया, दूसरे दोनों जो हैं वो -14 और -15 तक है। तो क्योंकि ये आइटरेटिव मेथड तो है नहीं कि आप इसको आइटरेशन बढ़ाते जाएं और अपना सोल्यूशन जो है वो एग्जैक्ट की तरफ ले जाएं, लेकिन ये आपके पास एक पेट फॉर्म है कि आपने रिड्यूस एक्लोन में कन्वर्ट करना है और सोल्यूशन अपना ले लेना है। तो इसमें हमारे पास ये प्रॉपर्टी नहीं है कि हम इसमें आइटरेशन या इस तरह की फॉर्म को रन करके देख सकें। तो इसमें आप होप आपको अंडरस्टैंडिंग होगी इसके, आप मज़ीद प्रैक्टिस करें, वैल्यू जो है वो 4 ऑर्डर तक लेके जाएं। तो हमारे सिलेबस के अंदर हम 4th ऑर्डर तक ही इंशाल्लाह इसको रखेंगे। तो नेक्स्ट में अब हम इसी के अंदर जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, इसी के अंदर हम जो हमारे पास आइटरेटिव मेथड्स हैं उनकी तरफ अब आएंगे, और आइटरेटिव मेथड के थ्रू देखेंगे कि हम अगर सोल्यूशन फाइंड करना चाहें किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का तो वो हम किस तरह कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।